So once again, welcome in my YouTube channel Rosalind DNA Classes, and today I will discuss with you about the heredity and evolution. In this chapter, today in this video, I am explaining about the heredity, and it will give you a basic concept to understand the Mendel laws of inheritance. So heredity means transmission of characters from one generation to another generation. Means एक generation से दूसरे generation में characters कैसे transmit होंगे, that is called heredity. अब ये कैरेक्टर्स किसके कारण ट्रांसमिट होता है? कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? सो इस सेल को देखिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स है, क्रोमेटिन फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल. मैंने एक क्रोमेटिन फाइबर्स को यहाँ पे बनाया, आप देखिए क्रोमेटिन फाइबर्स मैंने लिखा है. सो क्रोमेटिन फाइबर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन का समय आएगा, जब सेल डिवाइड करेगा, उस समय ये कंडेंस होकर एक थिक फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बदल जाएगा, और इसी शॉर्ट फॉर्म को, थिक फॉर्म को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट क्या? तो डेफिनेटली क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, नहीं आरएनए है. तो डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन. सो दीज थ्री थिंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए. सो डीएनए, you know from your class 9th study, so DNA is a double stranded structure, double helical structure. So you can see the pattern of the helix of DNA. All these things we have read in class 9th definitely, but we have to recall it so that we can understand the Mendel laws of inheritance clearly. You can see, so this is the DNA, isn't it? This is the DNA. So from this DNA, RNA will be formed. So before that, we have to understand what is gene and from where gene is coming. So gene is nothing, it is a segment of the DNA. Suppose it is a small segment of a DNA, it is a long DNA, so many genes may be present in a single DNA. So that segment we called gene. So what will be the definition? It is a segment of DNA. इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए. यहां पर मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि सभी के सभी जीन एक्टिव नहीं होते हैं. कुछ जीन एक्टिव होते हैं जो एक्सप्रेस होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं फाइनली इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. जीन से हमेशा एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, कभी भी कार्बोहाइड्रेट या फैट का फॉर्मेशन नहीं होगा. कैसे होगा जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यहां पर समझ लीजिए कि कुछ जीन एक्टिव होते हैं जो अपना एक्सप्रेशन करते हैं, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन कुछ जीन एक्टिव नहीं होते हैं और वो उस पार्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं. तो जो जीन एक्टिव होते हैं उसको कहते हैं डोमिनेंट जीन, जो जीन एक्टिव नहीं होते हैं उसको कहते हैं रिसेसिव जीन. बात समझ में आई आपको? ठीक, आगे बढ़े. सो अगर आप यहाँ पे एक जीन को हम इस तरह से यहाँ पे बना के देखें, लेट अस सपोज दिस इज अ जीन, तो यही जीन आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा. तो क्वेश्चन ये है कि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा कैसे? तो देखिए प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे करेगा. ये दोनों स्ट्रैंड खुल जाएंगे इस तरह से, इस तरह से खुल गए. खुलने के बाद इन दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड से इस तरह से mRNA का सिंथेसिस होगा, मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होगा. M फॉर मैसेंजर. सो आरएनए के कई प्रकार है, आरएनए के 3 टाइप्स हैं हमारे बॉडी में. सो आरएनए के 3 टाइप्स मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ आपको, आप बस याद रखिए. ये आरएनए है, दिस आरएनए इज ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन है? तो राइबोसोमल आरएनए, R फॉर राइबोसोमल, देन मैसेंजर आरएनए एंड T फॉर ट्रांसफर आरएनए. सो RMT, all letters are small always. So HMT was a company for the watch, isn't it? So similarly you can memorize RMT. नहीं, so RNA, ribosomal RNA, messenger RNA and transfer RNA. Ribosomal RNA we will get in ribosomes. Messenger RNA, it is transcribed by the gene, and this messenger RNA has certain code that will be utilized by the cell. But the message that contains this messenger RNA it is in the कोड, ये एक कोड के फॉर्म में है, तो इसको डिकोड करना पड़ेगा, और डिकोड करने के बाद ये एक प्रोटीन में कन्वर्ट करता है और वही प्रोटीन सेल यूटिलाइज कर लेता है. और ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए को हेल्प करता है डिकोडिंग प्रोसेस में. बात समझ में आई आपको? सो इन वेरी ब्रीफ आप यहां तक इतना याद इसको रख सकते हैं. आगे चलते हैं.
अब आगे देखिए क्या होगा, ये मैसेंजर आरएनए mRNA it was formed in the न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से ये बाहर आएगा एंड इंटर्स इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में इंटर करेगा, इंटर इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इंटर करने के बाद ये कहाँ आ जाएगा, जो राइबोसोम्स लगे हुए हैं न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से, ये इस तरह से न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जो मेम्ब्रेन लगे हुए हैं, आप देखिए यहां पर राइबोसोम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है, और ये जो मैसेंजर आरएनए जो यहां से निकला है, मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए यहां अरेंज हो जाएगा इस तरह से। देखिए mRNA, आई एम राइटिंग mRNA, और इस राइबोसोम्स की मदद से ये प्रोटीन में कन्वर्ट कर जाएगा, और ये प्रोटीन यहां अंदर चला आएगा। क्लियर? ये प्रोटीन अंदर आने के बाद अब इसका प्रोसेसिंग हो चुकी है। ये जो प्रोटीन बना है, दिस प्रोटीन इज नॉट फंक्शनल। इस प्रोटीन को अब गोल्जी अपरेटस से होकर गुजरना होगा, और गोल्जी अपरेटस का काम है उस नॉन फंक्शनल प्रोटीन को फंक्शनल प्रोटीन में बदलना बाय द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन। तो ये जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन यहाँ आया है, इसका प्रोसेसिंग होगा, और ये इसका फॉर्म फिर चेंज हो जाएगा। इसके फॉर्म को, चेंज्ड फॉर्म को दिखाने के लिए मैंने हिंदी के 5 को यूज किया है, और ये शो कर रहा है कि नो इट इज फंक्शनल, और ये इस तरह से फिर वेसिकल में पैक होकर बाहर आ जाएगा, एंड दैट प्रोटीन विल यूटिलाइज बाय द सेल और बाय अदर सेल्स, isn't it? That is near about the neighbor cells। बात आपको समझ में आई? या तो ये प्रोटीन वही सेल यूटिलाइज कर लेगा, या ये प्रोटीन उस सेल से बाहर निकल के किसी दूसरे सेल में जाकर अपना काम पूरा करेगा। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन फॉर्मेशन, हाउ प्रोटीन हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द जीन, यानी जीन से प्रोटीन कैसे बना। हमने इसको वेरी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देख लिया, समझ लिया, सो दैट कंसेप्ट हमारा क्लियर रहे। मैं यहाँ पे एक बात आपको और बता देता हूँ, हम जो मैंने पहले बताया है कि जो जीन प्रोटीन बना रहा है दैट इज द डोमिनेंट जीन, जो जीन प्रोटीन नहीं बना रहा है दैट इज द रिसेसिव जीन। और दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं जो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है, सॉरी, जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है, जीन एक्सप्रेस होने का मतलब है वो प्रोटीन बना रहा है, जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वो प्रोटीन नहीं बना है, दैट इज रिसेसिव। क्लियर? अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं यहां पर एलील्स के बारे में। सो एलील क्या है? सो एलील इट इज alternating forms of the gene, it is alternating forms of the gene, जीन का ही ये अल्टरनेटिंग फॉर्म्स है। अब ये जीन का अल्टरनेटिंग फॉर्म्स कैसे, मैं आपको तुरंत समझाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स के बारे में बता देता हूं। सो देखिए, डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं। सो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखिए डायमेंस क्या, डायमेंस 2, प्लॉइड का मतलब है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सो यहाँ पर देखिए हमारे बॉडी में, क्या वो हमारे एक्सटर्नल अपीयरेंस में हो या फिर हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब है जिसको हम वेरी हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो जो मेजर पार्ट्स है हमारे बॉडी के, जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, दे आर इन पेयर्स, जैसे हमारे कान, नॉस्ट्रिल्स, isn't it, eyes, kidneys inside the body, isn't it? So all these are in pairs, so that if one is not functional then other will be functional, and they will। अब देखिए डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सो डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या होगा, मैं आपसे बात कर रहा था कि मेजर ऑर्गन्स, तो मेजर ऑर्गन्स पेयर में इसलिए है कि अगर एक फंक्शनल नहीं करा तो दूसरा तो फंक्शनल करेगा, और दूसरा जब फंक्शनल कर रहा होगा तो हमारा जो सर्वाइवल है इस अर्थ पर वो कायम रहेगा। इसलिए जो मेजर ऑर्गन्स है दे आर इन पेयर, आइदर दे कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आइज और बाय एडेड आइज। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स भी पेयर में है, सो डैट इस क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है और डीएनए पे जो जीन है, अगर एक जीन काम नहीं करे तो दूसरा जीन तो काम करेगा, और हमारे बॉडी में वो खास प्रोटीन बनेगा और हमारे शरीर का काम चलता रहेगा। ठीक है? सो आप यहाँ पे देखिए
मैंने यहाँ पे बनाया दिस इज द सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 टिल सेट नंबर 23। आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन सेल। ठीक है, मैंने ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल लिया एंड वी नो कि ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। आप देखिए यहाँ सेट नंबर 1 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स है, सेट नंबर 2 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स है। सो 2 कॉपीज ऑफ जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पर आई एम राइटिंग 2 कॉपीज, नहीं 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर हैं, और इसी सिंगल आर्म को क्रोमेटिड्स भी बोलते हैं हम। सो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत कीजिए क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम्स में। जब दोनों साथ में होते हैं तो हम इसको कहते हैं क्रोमोसोम, और जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तब क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, सब बेसिक डिफरेंस है। तो जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे ये 2 कॉपीज हैं, और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो डीएनए का पैटर्न इनसाइड इस कॉपी में है वही यहाँ भी है। सिमिलर बात समझ रहे हैं, यानी जो डीएनए यहाँ है वही इसके दूसरे कॉपी में। सपोज कीजिए मेरे पास ये पेन है, ऐसा ही एक पेन मैं और लाके यहाँ पे रख दूं और पेयर बना दूं, तो क्या होगा, जो स्ट्रक्चर इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस में इंटरनल अपीयरेंस में है वही इसके दूसरे कॉपी का भी होगा। सिमिलरली यहाँ ऐसा ही होता है, बट सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 से अलग होगा, सेट नंबर 1 सेट नंबर 3 से अलग होगा। इसी तरह से सेट नंबर 2 3 4 को आप कंपेयर करेंगे किसी दूसरे सेट से तो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बात समझ में आ रही है? दैट्स वाई अगर इस 2 कॉपी की बात करें तो इस 2 कॉपी को हम कह देते हैं दे आर होमोलोगस, यानी एक जैसे हैं, इसलिए हमने कहा दिया होमोलोगस। अगर 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो हमें कहना होगा दे आर हेट्रोलोगस। बात समझ में आ रही है? दे आर हेट्रोलोगस, तब हम इसको कहेंगे हेट्रोलोगस, क्योंकि इनका डीएनए का पैटर्न और इनका डीएनए का पैटर्न एक जैसा नहीं है। मैं एक चीज और बताता हूं, तो डीएनए के क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए का एक सेगमेंट जीन है। सपोज यहाँ पे कोई जीन है तो इसके दूसरे कॉपी पे भी सेम पोजीशन पर वही जीन होगा। बात समझिएगा, क्लियर? सेम चीज यहां भी होगा, सेम चीज यहां भी होगा। तो 23 पे सेक्स क्रोमोसोम को से अरेंज किया गया, तो दिस इज द एक्स एक्स एंड दिस इज द एक्स वाई। वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा बनाया। क्लियर? तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स दे आर होमोलोगस, एक्स वाई दे आर हेट्रोलोगस। क्लियर? नाउ सो these patterns are present in our somatic cells. So somatic cells का क्या मतलब है? somatic cells का मतलब है कि गैमेट सेल्स को छोड़ के हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ऑल आर सोमेटिक सेल्स। अब ये गैमेट सेल्स क्या है? दैट इज द स्पर्म एंड ओवम ओनली। सो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखिए हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में क्या होगा? ओनली वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम present in each set of क्रोमोसोम, यानी हर एक सेट पर 1 कॉपी प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 टिल 23 आई एम राइटिंग हियर आइदर x और y। क्लियर? सो सिंगल कॉपी। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स आर स्पर्म्स एंड ओवम, दीज आर द गैमेट्स। नहीं, तो इस एग के अंदर दैट इज द ओवम आई एम राइटिंग। सो हियर इट इज 22 plus x and here there will be 2 types of sperms, 22 plus x sperms and 22 plus y sperms, isn't it? Now next thing I have to tell you about the possibilities. We have read about the alleles, and about the alleles I have told you it is the alternating form of the gene. So how it is alternating form of the gene we have to understand, because so many times when we start Mendel laws of inheritance alleles will come and we may confuse. So यहाँ पे देखिए कंट्रास्टिंग फॉर्म्स का मतलब क्या है कि हम अभी बात कर रहे थे डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम में दे आर इन पेयर। नहीं, मान लीजिए ये सेट नंबर 4 का क्रोमोसोम है और इंसुलिन के जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इंसुलिन का जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, कैपिटल लेटर का मतलब है कि वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है। स्मॉल लेटर से अगर डिनोट करते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा? वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम सेट नंबर 4 है और इसको आई से डिनोट करें, मतलब कैपिटल लेटर से लिखें, मतलब ये इंसुलिन का जीन है और ये एक्सप्रेस हो रहा है, यानी ये प्रोटीन बना रहा है, डेट इज इंसुलिन। क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंसुलिन का भी कोई जीन है जो इंसुलिन का फॉर्मेशन कराता है, और वो उस खास सेल से निकलता है जो हमारे पेनक्रियाज के अंदर है, इजंट इट? उसी पेनक्रियाज के अंदर जो सेल है उसी सेल में इंसुलिन के जीन है, और इंसुलिन का जीन फिर वो इंसुलिन बना रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए
कंट्रास्टिंग पेयर, यहाँ पर तो दोनों सेम सेम रह गया, यानी ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन इसका दूसरा, मैं इसको केस 1 मान लेता हूँ, इसका दूसरा केस क्या हो सकता है, केस 2। केस 2 में हो सकता है कि एक एक्सप्रेस हो रहा है तो दूसरा एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ये भी सेट नंबर 4 का ही, बट यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि वन इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड, एक अपना प्रोडक्ट बना रहा है तो दूसरा अपना प्रोडक्ट नहीं बना, सो इट इज द कंट्रास्टिंग फॉर्म, इट इज द अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ द जीन। ये अल्टरनेट फॉर्म है जीन का, एक ही जीन है लेकिन उसके अल्टरनेट फॉर्म हो गया कि एक एक्सप्रेस हो रहा है दूसरा एक्सप्रेस नहीं हो रहा। बात समझ में आया? अब देखिए केस 3 क्या हो सकता है। केस 3 हो सकता है सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम में, फिर यहाँ पे ले रहा हूँ, इट इज सेट नंबर 4, यहाँ पे ये स्मॉल आई है, यहाँ पे स्मॉल आई है, यानी यहाँ पर ये जीन भी इंसुलिन नहीं बना रहा है और ये जीन भी इंसुलिन नहीं बना रहा है, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे इंसुलिन 0 है, यहाँ पे इंसुलिन ओके है, बन रहा है 50% नहीं, और यहाँ पे इंसुलिन 100% बन रहा है। क्लियर? सो इस तरह के जीन को, इस तरह के एलील्स को हम कहते हैं होमोलोगस डोमिनेंट, जो कि वो एक्सप्रेस हो रहा है इसलिए डोमिनेंट का, इसमें एक एक्सप्रेस हो रहा है एक एक्सप्रेस नहीं होता, इसको कहेंगे हेट्रोलोगस डोमिनेंट। यहां पे देखिए दोनों में कोई भी एक्सप्रेस नहीं होता, इसको कहेंगे होमोलोगस रिसेसिव। क्लियर? इसको कहेंगे होमोलोगस रिसेसिव। आई थिंक you have understood it. So today I will stop here. So thank you very much. Once again I request you, please subscribe the channel and simultaneously press the bell icon so that you will get all the notifications. Thank you very much. Stay home, stay safe.